गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे। यह क्वेश्चन सीडीएस का जो 2022 में दूसरा एग्जाम हुआ था उसका जीएस का क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की स्वामित्व वाली कोयला खनन और शोधन निगम है जिनका मुख्यालय कोलकाता में है। यह भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। यह महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ढलेश्वरी, ऑप्शन बी है सुवनश्री, ऑप्शन सी है धनश्री, ऑप्शन डी है मानस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ढलेश्वरी। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां भारत में है और कुछ छोटी सहायक नदियां बांग्लादेश में है। भारत में बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोनाई, जीरी, ढलेश्वरी, कटकल, जांगा, लुंगई और मधुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपके रास्ते में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय कंटीली मरुस्थलीय आर्द्रपर्णपाती मैंग्रोव, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय कंटीली आर्द्रपर्णपाती मैंग्रोव, ऑप्शन सी है आर्द्रपर्णपाती उष्णकटिबंधीय कंटीली मैंग्रोव मरुस्थलीय, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय कंटीली मैंग्रोव आर्द्रपर्णपाती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय कंटीली आर्द्रपर्णपाती मैंग्रोव। यदि आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपके रास्ते में मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय कंटीली आर्द्रपर्णपाती मैंग्रोव वनस्पति मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, ये अत्यंत नूतन कल्प के सरोवरी निक्षेप है। दूसरा सेंटेंस है, ये पीर पंजाल की निचली ढलान के साथ साथ पाए जाते हैं। तीसरा सेंटेंस है, केसर, बादाम और अखरोट की कृषि के लिए करेवा सुविख्यात है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के भंडार है। प्लेस्टोसीन काल में पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया और 5000 वर्ग किलोमीटर की एक झील का निर्माण किया। बाद में पानी घट गया और इससे पहाड़ों के बीच घाटियों में करेवा का निर्माण हुआ। करेवा केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है, अपनी शैलों और खनिजों की विविधता के लिए यह विश्व भर में विख्यात है। दूसरा है, यहाँ क्रिस्टोटाइल एस्बेस्टोस का देश में सबसे बड़ा निक्षेप है। तीसरा है, इस राज्य में
नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है? निम्नलिखित में से इस राज्य को पहचानिए। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपनी सैलों और खनिजों की विविधता के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ क्रिस्टोटाइल एस्बेस्टोस का देश में सबसे बड़ा निक्षेप है। इस राज्य में नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था, तब निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? ऑप्शन ए है खनन और आखानन, ऑप्शन बी है बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, ऑप्शन सी है वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं, ऑप्शन डी है लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। वर्ष 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था, तब बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के सेक्टर में वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी के उधार लेने वाले किसी उधारकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उधारकर्ता की वार्षिक आय एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी है उधारकर्ता को एक सीमा से अधिक ऋण राशि नहीं मांगनी चाहिए, ऑप्शन सी है उधारकर्ता को संपार्श्विक जमानत प्रस्तुत करने से मना नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी है उधारकर्ता को किसी भी प्रस्तावित ब्याज दर का भुगतान करने से मना नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उधारकर्ता को किसी भी प्रस्तावित ब्याज दर का भुगतान करने से मना नहीं करना चाहिए। भारत में 1 लाख रुपये से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जाता है। इनकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल किए जाते हैं। किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी से उधार लेने वाले किसी उधारकर्ता को किसी भी प्रस्तावित ब्याज दर का भुगतान करने से मना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFCs के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, ऑप्शन बी है NBFCs ऋण नहीं दे सकती है, ऑप्शन सी है NBFCs अपने नाम पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती है, ऑप्शन डी है NBFCs निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निक्षेप बीमा सुविधा प्रस्तावित नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NBFCs ऋण नहीं दे सकती है। भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती है तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है। भारत में इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहा जाता है। NBFC बैंक से संबंधित वित्तीय सेवाएं जैसे निवेश, जोखिम पूलिंग, संविदात्मक बचत और बाजार दलाली की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40.27% संयुक्त भार वाले 8 प्रमुख उद्योगों के आधार वर्ष सूचकांक में संशोधन किया गया है। 8 प्रमुख उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन सी है रबर उत्पाद, ऑप्शन डी है सीमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रबर उत्पाद। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40.27% संयुक्त भार वाले 8 प्रमुख कोर उद्योगों के आधार पर वर्ष सूचकांक में संशोधन किया है। 8 प्रमुख उद्योगों में रबर उत्पाद इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, MSME में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गतिशील सेक्टर शामिल है।
जो रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है। दूसरा है एमएसएमई में अल्प पूंजी लागत की आवश्यकता होती है और ये पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायता करते हैं। तीसरा है एमएसएमई का सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन डी है तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीसरा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वे होते हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू बूटी की पत्तियों के दंसन रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपित करते हैं जिससे जलन पीड़ा होती है। यह तरल क्या है? ऑप्शन ए है मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी है टेर्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेथेनाइक अम्ल। बिच्छू बूटी या नेटल एक शाकीय पादप है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिनके मानव शरीर पर छूने से डंक जैसा दर्द, जलन व पीड़ा होता है। इन पत्तों से मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण जलन व पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग खाद्य के अपचायन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। यह कारण है ऑप्शन ए है प्रबल क्षारक, ऑप्शन बी है मृदु क्षारक, ऑप्शन सी है प्रबल अम्ल, ऑप्शन डी है मृदु अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रबल क्षारक। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जल के निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। यह एक प्रबल क्षार है जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में तथा अवशिष्ट अम्लीय जल को उदासीन करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है रजत और ताम, ऑप्शन बी है रजत और सीसा, ऑप्शन सी है ताम और पारा, ऑप्शन डी है सीसा और पारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजत और तांबा ऊष्मा के अच्छे चालक है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातु होती है। ऑप्शन ए है आघातवर्ध, ऑप्शन बी है ध्वनिक, ऑप्शन सी है तन, ऑप्शन डी है द्युतिमय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनिक। विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक विलयन है। सेकेंड है, आयोडीन को अल्कोहल जल मिश्रण में रखा जाता है। थर्ड है, आयोडीन की सांद्रता अत्यंत निम्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक विलयन है। इसे अल्कोहल जल मिश्रण में रखा जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन की सांद्रता 2 से 3% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? ऑप्शन ए है पोटेशियम के, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम Mg, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है फॉस्फाइड। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। आयन का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब 18 इलेक्ट्रॉन बनाता है, जबकि मैग्नीशियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तथा इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होती है। अतः मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन का सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिकाओं में ऑप्शन ए है केंद्रक को झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हरित लवक क्लोरोप्लास्ट चारों ओर से उनकी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। ऑप्शन बी है केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। ऑप्शन सी है केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है, लेकिन हरित लवक को झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी है केंद्रक और हरित लवक दोनों किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। वनस्पति कोशिकाओं में केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे रहते हैं। वनस्पति कोशिकाएं यूकेरियोटिक वो पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक एवं क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं तथा केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है। ऑप्शन ए है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में विद्यमान होता है और ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है। ऑप्शन डी है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं के साथ साथ प्राणी कोशिकाओं में भी विद्यमान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं के साथ साथ प्राणी कोशिकाओं में भी विद्यमान होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं के साथ साथ प्राणी कोशिकाओं में भी विद्यमान होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप है। कार्बोहाइड्रेट पादपों व प्राणियों में स्टार्च तथा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे जल का अपचयन होता है। ऑप्शन सी है पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन डी है पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कारित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कारित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन विनिर्मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारगर्भिक कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। पारिगर्भिक क्वासियोडकर कुपोषण का एक प्रकार है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह एडिमा से जुड़ी है, इसलिए इसे एडेमाटस कुपोषण भी कहा जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के टखने, पैर और पेट को छोड़कर शरीर के अन्य हिस्से बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ऑप्शन बी है काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और एमिलेस, ऑप्शन डी है पेप्सिन और एमिलेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और एमिलेस। ट्रिप्सिन तथा एमिलेस अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करते हैं। एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट का तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन छोटी आंत में 7.5 पीएच पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है। यूरिया का निर्माण और
ऑर्निथीन चक्र में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है अरक्तता, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकिट्स, ऑप्शन डी है हैजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरक्तता। लोहे की न्यूनता से अरक्तता रोग होता है। लौह तत्व रक्त में पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। लौह तत्वों की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की कमी अर्थात अरक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है तो उस वस्तु का रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होंगे? ऑप्शन ए है 100 न्यूटन पर सेकंड और 500 गज, ऑप्शन बी है 100 न्यूटन पर सेकंड और 1000 गज, ऑप्शन सी है 200 न्यूटन पर सेकंड और 500 गज, ऑप्शन डी है 200 न्यूटन पर सेकंड और 1000 गज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 न्यूटन पर सेकंड और 500 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध और धारिता की संयोजन वाला एक विद्युत परिपथ नीचे दिया गया है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? ऑप्शन ए है 1 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 2 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 1.5 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन डी है 0.5 एंगस्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.5 एंगस्ट्रॉन। प्रतिरोध तथा धारिता की संयोजन वाले परिपथ में धारिता अस्थायी अवस्था में खुले परिपथ की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग का तार तत्व निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चाल, ऑप्शन बी है प्रबलता, ऑप्शन सी है आयाम, ऑप्शन डी है आवृत्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आवृत्ति। किसी ध्वनि का तार तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है क्योंकि आवृत्ति के उच्च या निम्न होने पर तार तत्व भी उच्च या निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है वोल्टामापी, ऑप्शन डी है जनित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र अमीटर होता है। इसका मात्रा एम्पियर होता है। यह ओम के नियम के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल लंबाई और डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध आर है। उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास दोगुना है? ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है R/4, ऑप्शन सी है R/2, ऑप्शन डी है 2R। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर। एल लंबाई वाले और डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध आर है। उसी धातु और उसी लंबाई वाले अन्य तार का प्रतिरोध R/4 होगा जिसका व्यास दोगुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूर संचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है डिजिटल संचार आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ऑप्शन सी है दूरसंचार सलाहकार समिति, ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है यह अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। दूसरा सेंटेंस है इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक
ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे मुख्य रूप से अवरक्त खगोल विज्ञान का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में व्यापक जांच को सक्षम करने वाली है। यह अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक लाभ होगा? ऑप्शन ए है कसावा बागान, ऑप्शन बी है मक्का की खेती, ऑप्शन सी है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी है शराब उद्योग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। भारत ने तय समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2025-26 तक इस आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य है। गन्ने और अन्य कृषि जिन्सों से निकाले गए एथेनॉल को पेट्रोल में 10% मिलाने का लक्ष्य नवंबर 2022 तक का है। इससे सबसे अधिक लाभ चीनी उद्योग को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ई-रुपये की अधिकतम राशि 1 लाख है। दूसरा है, बैंक खाते नहीं होने पर भी लाभार्थी ई-रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है, मोबाइल फोन पर ई-रुपये प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है केवल 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। ई-रुपये एक डिजिटल समाधान है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए कैशलेस भुगतान समाधान की अनुमति देने के लिए लॉन्च किया गया है। डिजिटल भुगतान समाधान को वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। यह निर्बाध एक मुफ्त भुगतान तंत्र उपयोगकर्ताओं को यूपीआई ई प्रीपेड वाउचर स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम बनाता है। ई-रुपये की अधिकतम राशि 1 लाख है। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई-रुपये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन लॉन्च किया गया है। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नालिका उत्सर्जित नहीं होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है जल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने विश्व की सबसे उन्नत तकनीक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें पानी के अतिरिक्त कोई तेल पाइप उत्सर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी है उर्दू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं में से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सम्मिलित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? ऑप्शन ए है राजस्व का भुगतान नहीं करने वाले ग्रामों का समूह। ऑप्शन बी है ग्राम स्तरीय सामुदायिक समूह। ऑप्शन सी है भारतीय व्यापारियों के संघ। ऑप्शन डी है राजधानी शहरों में साहित्यिक समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय व्यापारियों के संघ। मणिग्रामम और नानदेशी आमतौर पर एक मध्ययुगीन व्यापारी गिल्ड को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय यात्रा करने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए थे? ऑप्शन ए है वांडीवास। ऑप्शन बी है राक्षसी तांगड़ी। ऑप्शन सी है पुल्लरपुल। ऑप्शन डी है कोलाचेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलाचेल। कोलाचेल की लड़ाई 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर डच युद्ध के दौरान त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में राजा मार्तंड वर्मा की सेना ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैंडनॉक के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? ऑप्शन ए है लोकायत। ऑप्शन बी है माध्यमिक। ऑप्शन सी है पूर्व मीमांसा। ऑप्शन डी है उत्तर मीमांसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर पूर्व मीमांसा दर्शन संप्रदाय के हैं। कुमारिल भट्ट भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे मीमांसा दर्शन के दो प्रधान संप्रदायों में से एक भट्ट संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रभाकर एक महान दार्शनिक थे जिन्हें अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार कुमारिल भट्ट का शिष्य स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलका पीएम क्या है? ऑप्शन ए है व्याकरण ग्रंथ। ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल की प्रशंसा में तमिल कविता। ऑप्शन सी है तमिल में प्राचीन उपदेशात्मक कृति। ऑप्शन डी है चेर द्वारा रचित नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्याकरण ग्रंथ। तोल्कापियम तमिल व्याकरणों का प्राचीन ग्रंथ है। यह नूडपा के रूप में रचित है। इनके 3 भाग हैं, एझुताधिकारम, शोलाधिकारम और पेरुलाधिकारम है। प्रत्येक भाग में 9 अध्याय हैं। इसके रचना काल का सही अनुमान नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित है? ऑप्शन ए है सरयू। ऑप्शन बी है सोन। ऑप्शन सी है नर्मदा। ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। महिष्मती प्राचीन भारत की एक नगरी थी जिसकी स्थापना नर्मदा नदी के किनारे हहे वंश के राजा महिष्मतम ने की थी। इसका उल्लेख महाभारत तथा दीर्घ निकाय सहित अनेक ग्रंथों में हुआ है। अवंती महाजनपद के दक्षिण भाग में यह सबसे महत्वपूर्ण नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करती है। ऑप्शन बी है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी है समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन डी है यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के अन्य सदस्य को पीएसी के लिए निर्वाचित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि क्या वह पूर्व समिति का सदस्य बने रहेगा या नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।
वर्ष 1967 के बाद से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है M.A. अयंगर, सेकंड है G.S. ढिल्लो, थर्ड है बलराम जाखड़, फोर्थ है P.A. संगमा। उपरोक्त में से कितने लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। M.A. अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक सदस्य रहे थे। G.S. ढिल्लो 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1979 तक अध्यक्ष रहे थे। P.A. संगमा 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है पहली अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। दूसरा है तीसरी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तीसरा है पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध। 14 है नवीं अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। पहली अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। नवीं अनुसूची में इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के अधीन राज्य 11 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। ऑप्शन बी है भारत की संविधान के अनुच्छेद 26 के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की पूर्ण शक्ति है। ऑप्शन सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी है संसद विधि द्वारा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के अधीन राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। संसद विधि द्वारा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा और द्वारा तापन, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी है क्रियोलिस बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल न केवल पृथ्वी और वस्तुओं के मध्य का आकर्षण बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ या वस्तु के बीच मौजूद है। सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है संगुटिकासन, ऑप्शन सी है लोयस, ऑप्शन डी है गीजाराइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गीजाराइट। अवसादी सेल में यांत्रिक रूप से गीजाराइट निर्मित नहीं होता है। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी सेल जैसे बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट या गोलास्म चीका मिट्टी सेल तथा लोयस आदि है। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान जैसे चूना पत्थर, कोयला तथा पीट आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा है निर्मल अवकाश वाली दीर्घ शीतकालीन रात्रि आदर्श स्थिति है। तीसरा है यह लघु अवधि परिघटना है और यह ध्रुवों को छोड़कर समस्त पृथ्वी पर समान है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है पहला दूसरा और तीसरा। का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। समान परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है इसे समान ह्रास दर कहते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगती है। इस प्रकार ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। दिन के समय पृथ्वी ताप ग्रहण करती है और रात्रि के समय ताप छोड़ती है। ताप छोड़ने के पश्चात पृथ्वी ठंडी हो जाती है। लंबी रातों के दौरान नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु अपेक्षा गर्म रहती है। यह लघु अवधि परिघटना है और यह ध्रुवों को छोड़कर समस्त पृथ्वी पर समान है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में शोंगो झील स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। शोंगो झील या चंगू झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का पानी पास की हिमानियों से आता है। यह सिक्किम की प्रांतीय राजधानी गंगटोक से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उत्तर में सड़क मेन मेचो झील से होती हुई नाथुला की ओर निकलती है, जिसके पास तिब्बत की चुमची घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत का पश्चिमी तट एक उच्च शैलीय निर्वतनीय तट है। दूसरा है भारत के पश्चिमी तट पर आवर्तन भूमि रूपों की अधिकता है। तीसरा है तथापि भारत का पूर्वी तट न्यून अवसादी तट है जहां निक्षेपण रूप दिखाई देती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत का पश्चिमी तट पर एक उच्च शैलीय निर्वर्तनीय तट है। यह समांतर सपाट है
तथा विशाल चट्टानों से बना है। दक्षिणी भाग विशेष रूप से मालाबार तट में पश्चिम जल के कारण लैगून की श्रृंखला बनाता है। इस तट पर अपर्दन भूमि रूपों की अधिकता है, तथापि भारत का पूर्वी तट न्यून अवसादी तट है जहां निक्षेपण रूप दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। भारत में कई जगहों पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियां 3062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र लक्षद्वीप संघराज क्षेत्र में है। लक्षद्वीप में ये चक्रवातों के लिए अवरोधक का कार्य कर तटीय कटाव के रोकथाम में भी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नेत्रानी और मालवा में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है जमा की स्वीकृति, ऑप्शन बी है अधिशेष निधि का निवेश, ऑप्शन सी है आयकर भुगतान की स्वीकृति, ऑप्शन डी है ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करना। जमा की स्वीकृति को भारत में वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य के रूप में जाना जाता है। वाणिज्यिक बैंकों के 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं: जमा निक्षेपण, जमा स्वीकार करना, अग्रिम ऋण के लिए अभिकर्ता कार्य और विविध कार्य और साख निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन बी है M2, ऑप्शन सी है M3, ऑप्शन डी है M4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए M1। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों को M0 के साथ 4 श्रेणियों M1, M2, M3 और M4 में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के लिए M1 रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना जाता है। M1 प्रचलन में मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड डिपॉजिट प्लस RBI के पास अन डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित श्रम संहिताओं में से किसमें केंद्रीय श्रम अधिनियमों यथा कारखाना अधिनियम 1948 और बागान श्रम अधिनियम 1951 के विविध उपबंधों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, ऑप्शन बी है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ऑप्शन सी है मजदूरी संहिता 2019, ऑप्शन डी है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2020 में अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों को ऐसे श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक राज्य से आकर दूसरे राज्य में अपने कौशल से रोजगार प्राप्त करते हैं और प्रति माह 18,000 रुपया तक आय अर्जित करते हैं। इस श्रम संहिता के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 और बागान श्रम अधिनियम 1951 के विविध उपबंधों को शामिल किया गया है।
इस वीडियो में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।